हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एब्जॉर्ब क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के हिंदी का चैप्टर नंबर 11 हंसते हुए मेरा अकेलापन का सारांश देखने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हम आप लोगों को हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो कि एक डायरी है और यह भरत जी श्रीवास्तव मल्यज के द्वारा लिखा गया है, तो इसके अगले पार्ट में इनका पूरा जीवन परिचय, इनसे जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं और डायरी क्या होते हैं और जाके हंसते हुए मेरा अकेलापन का क्या अर्थ होता है, सभी चीज़ों को विस्तार पूर्वक अगली वीडियो में हम लोगों ने देख लिए हैं। लेकिन इस वीडियो में इसकी सारांश को शुरू करने से पहले हम आप लोगों को इसे शॉर्ट में समराइज करा देंगे कि अगली वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ताकि आपको सभी चीज़ क्लियर हो जाए। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? तो यह एक डायरी है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछा जाता है और यह भरत जी श्रीवास्तव मल्यज के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर डायरी शब्द आया है, तो डायरी होता क्या है? तो डायरी लेखन जो है ना, वह एक साहित्य लेखन का ही एक प्रकार है, जिसमें कोई लेखक, कोई व्यक्ति या कोई जो है ना कहानीकार या कवि अपने जीवन में जो भी उनके दैनिक जीवन में घटनाएं घटित होती है उनका वह वर्णन करता है, उसे नोट करता है, वह डायरी है। लेकिन यहाँ पर जो भरत जी श्रीवास्तव मल्यज के द्वारा डायरी लिखा गया है, यह अन्य डायरी से अलग है, क्योंकि भरत जी श्रीवास्तव मल्यज कहते हैं कि मेरे लिए डायरी लिखना एक धधकते हुए जंगल के समान है, क्योंकि डायरी में सत्य बातों को लिखा जाता है। चाहे आपके जीवन में कोई अच्छी घटना घटी हो या बुरी घटना घटी हो, सभी को डायरी में नोट करना होता है, वो होता है असली डायरी। लेखक जी कहते हैं कि डायरी लिखना जो है ना वह मुश्किल है, लेकिन कौन सा डायरी लिखना मुश्किल है? तो जिसमें सत्य बातों को लिखा जाता है वो डायरी लिखना मुश्किल है। आप लोग भी अपने जीवन में डायरी लिखते होंगे कि आज हम लोगों ने कौन कौन से काम किए, कितना बजे कहाँ गए, तो ये सभी डायरी में नोट करते हैं। तो वो डायरी अलग हो गए, वह सामान्य डायरी होंगे। लेकिन लेखक के जीवन में जो था डायरी, वह एक सत्य की पहचान था, उसका डायरी, उन्होंने उसमें सत्य बातों को लिखे हैं, जिस कारण से लेखक कहते हैं कि डायरी लिखना मुश्किल है, आसान नहीं है। और जाके यहाँ पर हंसते हुए मेरा अकेलापन है, यह शीर्षक जो है ना, लेखक इस तरह से कहते हैं कि चूँकि भरत जी श्रीवास्तव बचपन में ही क्षय रोग से ग्रसित थे, जो टीबी बीमारी होता है, ट्यूबरकुलोसिस, इसी रोग से भरत जी श्रीवास्तव छात्र जीवन में ही ग्रसित थे, जिस कारण से वह अकेले रहते थे और उस अकेलेपन की ज़िंदगी को वह किस प्रकार से हंसते खेलते व्यतीत कर देते हैं, उसी का इसमें कुछ झलक दिखाया गया है। चूँकि जो भरत जी श्रीवास्तव जी हैं, यह 16 वर्ष के उम्र से ही डायरी लिखना शुरू कर दिए थे और 32 साल तक इन्होंने डायरी लिखा था। अर्थात 16 साल के उम्र के बाद इसके शेष जीवन जितना था, मरते दम तक इन्होंने अपना डायरी लिखे थे। तो ये हो गई ये सभी बातें। और जाके इसमें भरत जी श्रीवास्तव डायरी में जो है ना, वह 1500 डायरी उनका लिखा गया, 1500 पृष्ठ का उनका एक डायरी प्रस्तुत है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, आपके पुस्तक में मात्र उनका 12 पृष्ठ या अंश ही दिया गया है। उसके 1500 पृष्ठ हैं, लेकिन इसमें आपके पुस्तक में सिर्फ 12 पृष्ठ का ही वर्णन किया गया है। तो इस तरह से आपका पूरा शॉर्ट परिचय इसका समाप्त होता है। अब चलिए इनके सारांश की ओर चलते हैं और बड़े ही सरल और आसान शब्दों में इनके सारांश को जानते हैं। इसमें कुल डायरी का 12 अंश प्रस्तुत किया गया है आपके पुस्तक में। हम लोग सभी के बारे में बारी बारी से अध्ययन करने वाले हैं। तो जो प्रथम डायरी है वह रानीखेत 1956 की एक डायरी का ही अंश है। इनमें लेखक जो है वह प्रकृति और मनुष्य के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। इसका अर्थ यह हुआ कि लेखक 14 जुलाई 1956 को जो भी अनुभव किए थे उसके बारे में लिखते हैं और इस प्रथम डायरी में उन्होंने प्रकृति एवं मनुष्य के बीच संबंध स्थापित, समन्वय मतलब एक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से व्यक्ति जो है वह पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है, प्रकृति किस प्रकार से उसके आवश्यकताओं को पूरा करता है। जैसे मिलिट्री की जो छावनी में वृक्ष काटे जा रहे हैं, लेखक को वृक्ष के एक गिरोह में उनकी एकात्मकता का संदेश देता है। हालांकि जो है ना, ठंडी का समय था, तो जो मिलिट्री थी वह पेड़ों को काटे जा रहे थे जलावन के लिए और पूरे सीजन के लिए, ताकि वह
वह गर्म रह सके, क्योंकि ठंडे इलाका पर जाते हैं और जाके ठंडी का मौसम था, तो जलावन के लिए वह वृक्ष को काटे जा रहे थे। और वो सभी जो वृक्ष थे उसके सामने बहुत सारे वृक्ष थे, और उस सभी वृक्ष के हरियाली के कारण जो वृक्ष सूखे भी थे उसमें भी हरियालीपन दिखाई देता था। लेखक को ऐसा महसूस हुआ तो उन्होंने उसके बारे में भी लिखा, और उनके गिरोह में एकात्मकता का संदेश देता है। इनका अर्थ है कि वे सब एक साथ बोलते हैं, उनकी भाषा जो है एक है, वे एक साथ रोते हैं, एक साथ गाते हैं। तो ये जो शब्द हुआ, उनकी ध्वनि जो है ना, उनकी आत्मा एक है, वही उसका एकात्मकता का संदेश देता है। तो प्रथम अंश में कुछ इसी प्रकार से प्रकृति एवं मनुष्य के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। उसका देखिए दूसरा अंश है डायरी का। दूसरे डायरी में लेखक ने मनुष्य के जीवन की तुलना खेतों की फसलों से की है। जो मनुष्य का जीवन है उसकी तुलना खेतों से करता है। क्यों करता है? तो देखिए, जिस प्रकार से बीज को बोया जाता है, वह अंकुरित होता है और एक फसल में बनता है और उसे काट लिया जाता है, उसी प्रकार से मनुष्य का जन्म होता है। वह धीरे धीरे से युवावस्था से वृद्धावस्था में पहुंचता है और वह समाप्त हो जाता है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है। जिस प्रकार से फसल होता है, कहता है मनुष्य का जीवन जो है वह फसल के समान बढ़ता है, पकता है एवं कटता दिखाई देता है। जिस प्रकार से फसल बढ़ता है, पकता है एवं कटता है, वह पहले बड़ा होगा, उसके बाद पकेगा, उसके बाद वह कटेगा। तो उसी प्रकार से मनुष्य भी अपने जीवन में फलता फूलता है और उसके बाद मृत्यु के आगोश में समा जाता है। प्रस्तुत किया गया है कि व्यक्ति के क्या दायित्व हैं और अपने दायित्व के प्रति कैसा लगाव होनी चाहिए। ये सारे भाव प्रस्तुत डायरी में स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है कि व्यक्ति का असली जो कर्तव्य है, दायित्व है, वह क्या होना चाहिए। इस संसार में वह किस लिए आया है। सिर्फ वह फसल की भांति ही बढ़ने और पकने के लिए नहीं आया है, कि वह अपना भी कुछ अंश इस पृथ्वी पर छोड़कर जाने के लिए भी आया है कि नहीं, कि जो अपना कर्म है उस कर्म को करने के लिए आया है या नहीं, उसी के बारे में दूसरी डायरी में प्रस्तुत करता है। उसके बाद तीसरे डायरी में लेखक जो है ना, वह चिट्ठी की उम्मीद में और चिट्ठी नहीं आने पर अपनी मनोदशा का वर्णन किया है। चिट्ठी नहीं आने पर एक अजीब सी बेचैनी मन में आती है। तो लेखक जो है ना, तीसरी डायरी में कहा कि चिट्ठी आने का उसे बहुत उम्मीद था। लेखक चूंकि बीमार थे, वह सोचते हैं कि चिट्ठी कब आ जाएगा उसके पास, तो वह चिट्ठी नहीं आने के कारण वह कोई काम नहीं करते हैं। उसकी मनोदशा का मतलब क्या हो गया कि वह कोई काम नहीं कर पाते हैं। उसके यादों में रहते हैं कि कब चिट्ठी आएगा, तो उसके इंतजार में ना तो कोई काम होता है और उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। उसके बाद चौथी डायरी में जो है, लेखक ने बलभद्र ठाकुर नामक एक लेखक का चित्रण किया है। लेखक जो है ना, एक बलभद्र ठाकुर नामक एक लेखक था, उनका चित्रण किया है और बताने का प्रयास किया है कि एक लेखक कितना सरल और मिलनसार होता है। मतलब यहाँ पर बलभद्र ठाकुर नामक लेखक के गुणों के बारे में वो बताते हैं कि वह कितना सरल और मिलनसार हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। रचनाओं पर लेखक को गर्व होता है, उसका सहज चित्र इस डायरी में प्रस्तुत है। कौसानी में दिनों तक लेखक का प्रवास बड़ा ही आनंददायक रहा। दो शिक्षकों का चित्रण उनके सहज एवं सामाजिक स्वभाव को दिखलाता है। तो चौथी डायरी में लेखक ने बलभद्र ठाकुर नामक लेखक का ही चित्रण किया है। वो बताते हैं कि जो बलभद्र ठाकुर नामक के जो लेखक थे वह बहुत ही सरल थे, स्वभाव के बहुत ही अच्छे थे, मिलनसार थे। वह एक दूसरे से जल्दी घुल मिल जाते थे और लेखक उसके साथ अच्छे तरीके से, आनंददायक तरीके से वहाँ पर समय बिताए थे। कौसानी एक जगह था, वहीं पर लेखक जो है ना, वह बलभद्र ठाकुर नामक लेखक से मिले हुए थे। और इसमें बताते हैं कि उनकी जो रचनाएं थी बलभद्र ठाकुर का, वह बहुत ही रोचक था, क्योंकि इनकी जो रचनाएं पेपर में छपी हुई थी, तो उस पेपर को एक अंडर सेक्रेटरी जो है ना पढ़ने के लिए कर गया था और उसे इतना पसंद आ गया कि इसके रचना कि वह उसे घुरा कर भी उसको वापस भी नहीं किया। तो इसके रचना में इतनी ताकत थी। लेखक उनके गुणों का ही यहाँ पर वर्णन करते हैं चौथी डायरी में। उसके बाद पांचवी डायरी में लेखक ने कौसानी के प्रकृति एवं शांत वातावरण का चित्रण किया है। जो पांचवी डायरी है उसमें लेखक कौसानी एक जगह है, वहाँ के जो प्राकृतिक एवं शांत वातावरण है उन्हीं का उन्होंने वर्णन किया और यहाँ पर उन्होंने गए भी थे और वहाँ पर इसका समय जो है ना आनंद मग्न तरीके से व्यतीत हुआ। और जो छठी डायरी है, छठी डायरी में लेखक मलयज ने एक सेब बेचने वाली किशोरी का चित्रण बड़े ही कुशलतापूर्वक किया है।
किशोरी इतनी भोली थी कि सेब बेचने में उसका भोलापन परिलक्षित होता है। जो यही 8-9 साल की जो ना एक लड़की है जो सेब बेचते हुए रास्ते से जा रही थी, तो लेखक जो है ना, लेखक का इन पर नज़र पड़ता है और इनको बुलाती है। और यह जो है ना लेखक को सेब चखने देने के लिए चाकू से काटती है, लेकिन 4-5 बार प्रयास करती है लेकिन वह सेब को नहीं काट पाती है। और एक थोड़ी सी हंसी के साथ उस चाकू को लेखक के हाथ में थमा देती है और कहती है कि आप ही काट कर चख लो। लेखक को तो इसके स्वभाव को देखकर ही पता चल रहा था कि सेब तो वैसे मीठे ही हैं। इस तरह से उन्होंने छठी डायरी में एक सेब बेचने वाली किशोरी का चित्रण किया था। उसके बाद नेक्स्ट है, सातवीं डायरी को आपको अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि इस डायरी से एक व्याख्या वाले प्रश्न बनते हैं कि मनुष्य यथार्थ को जीता ही नहीं है, उसे रचता भी है। इस पंक्ति के बाद स्पष्ट हो जाएगा और आप बिल्कुल ही अच्छे तरीके से इसे समझ जाइएगा। तो लेखक जो है ना सातवीं डायरी में यथार्थवादी दिखाई देते हैं। उनके अनुसार जो है रचने और भोगने का रिश्ता जो एक द्वंद्वात्मक रिश्ता है। तो यहाँ पर एक शब्द आता है कि यथार्थ। तो यथार्थ होता क्या है, पहले हम लोग इसे समझते हैं। तो यथार्थ जो है या किसी भी मनुष्य के द्वारा उनके दैनिक जीवन में वो जो जिन संघर्षों के साथ रहता है, जिन संघर्षों के साथ वह कार्य करके जो परिणाम प्राप्त करता है, वह उसका यथार्थ है। और उस यथार्थ जो है ना, और वह यथार्थ किसी वस्तु के रूप में हो सकता है, धन के रूप में हो सकता है। जैसे इस तरह समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति है या कोई मजदूर है, वह दिन भर जो है ना संघर्ष करके कार्य करता है और उसे उसके बदले जो है उसे कुछ परिणाम प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है। तो वह उनका जो है यथार्थ हो गया। अब जो यथार्थ हो गया, तो यथार्थ को उन्होंने रचा, यथार्थ को उन्होंने यहाँ पर रचा। और जब वह रचा तो वो जो धन कमा के आया वह उस धन का उपयोग कर सकता है अपने आवश्यकताओं को पूरा करने में। और इस तरह से यह साबित हो गया कि जो मनुष्य यथार्थ को रचता है और उसे भोगता है या जीता है, इसका अर्थ हुआ कि जैसे ये जो धन एकत्रित किए, उनका जो परिवार होंगे, उनके जो बच्चे होंगे, वह उनका भोग करेंगे और यह स्वयं भी करेंगे इनका भोग। तो इस तरह से यथार्थ को रचा भी जाता है और उसको भोगा भी जाता है। इन दोनों का रिश्ता जो है ना वह एक द्वंद्वात्मक रिश्ता है। यहाँ पर कहा जाता है जो भोगा हुआ यथार्थ होता है वह किसी के द्वारा दिया गया यथार्थ होता है। जैसे इन्होंने पूरा जो यथार्थ को यहाँ पर कमाया और इसके यथार्थ को इनके परिवार के सदस्य या इनके बच्चे ने उनका भोग किया। तो भोगा हुआ जो यथार्थ है वह किसी के द्वारा दिया गया यथार्थ होता है। तो इस तरह से पूरा क्लियर हो गया। उसके बाद जो आठवीं डायरी में है वह लेखक ने शब्द एवं अर्थ के बीच निकटता का वर्णन किया है। जो शब्द है और अर्थ है उनके बीच कैसी निकटता है उसी का वर्णन करते हैं। और लेखक कहते हैं कि लेखक का कहना है कि शब्द अधिक होने पर अर्थ कम होने लगते हैं और अर्थ की अधिकता में शब्द की कमी होने लगती है। इनका अर्थ है कि अगर शब्द अधिक हो जाएगा तो उसका अर्थ कम हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ने किसी का कपार को फोड़ दिया, तो कपार उसका फोड़ दिया, तो इसके लिए शब्द तो बहुत सारा है उसको वर्णन करने के लिए कि उन्होंने राम ने मोहन का जो है ना कपार फोड़ दिया। तो इस तरह के बहुत कम शब्दों में उस हम अर्थ को व्यक्त कर देंगे। तो वहाँ पर हमारी शब्द की अधिकता है उस अर्थ को, उस घटना को व्यक्त करने के लिए। कभी कभी जो है ना अर्थ ही बहुत बड़ा हो जाता है, किसी साजिश के द्वारा उस व्यक्ति को किसी तरह का नुकसान पहुंचाया गया, इसमें अर्थ बहुत बड़ा छुपा हुआ है, लेकिन उस समय जो है हमारी शब्द ही कम हो जाती है उस अर्थ को व्यक्त करने के लिए। या किसी पर आप पर जो है किसी का बहुत बड़ा योगदान है तो उसको व्यक्त करने के लिए कभी कभी आपका शब्द कम पड़ जाता है, उस अर्थ को व्यक्त करने के लिए कभी कभी आपका शब्द कम हो जाता है। अर्थात शब्द और अर्थ में और अर्थ शब्द में बदले चले जाते हैं। जो शब्द होते हैं वह अर्थ में और जो अर्थ होते हैं वह शब्द में बदलते हुए चले जाते हैं। और नवी डायरी में लेखक ने सुरक्षा पर अपना विचार व्यक्त किया है। व्यक्ति की सुरक्षा रोशनी में हो सकती है, अंधेरे में नहीं। जो व्यक्ति है उनकी सुरक्षा जो है वह प्रकाश में ही सिर्फ हो सकती है। अगर वह अंधेरे में रहेगा तो वह वहाँ पर असुरक्षा महसूस करेगा। अंधेरे में सिर्फ छिपा जा सकता है। सुरक्षा चुनौती को झेलने में नहीं है, झेलने में ही है। जो सुरक्षा है वह चुनौती को झेलने में ही है, बचाने में नहीं। अतः आक्रामक व्यक्ति ही अपनी सुरक्षा कर सकता है, बचाव करने में व्यक्ति असुरक्षित रहता है। इनका कहने का अर्थ है कि सुरक्षा जो है वह सिर्फ रोशनी में हो सकती है, अंधेरे में तो सिर्फ छिपा जाता है। और
सुरक्षा चुनौती को झेलने में ही है। अगर आप चुनौती को झेलते हैं तो वही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर आप उससे बचते हैं तो वह आपकी सुरक्षा नहीं होगी। अर्थात जो है अकर्मक व्यक्ति ही अपनी सुरक्षा कर सकता है। जो अकर्मक व्यक्ति है वही अपनी सुरक्षा कर सकता है और बचाव करने में व्यक्ति सुरक्षित रहता है। अपने को अगर आप बचाव करते हैं किसी भी परिस्थिति में तो आप वहां पर असुरक्षित होते हैं। फिर 10वीं डायरी में लेखक ने जो है रचना और दस्तावेज में भेद एवं दोनों में पारस्परिक संबंध की चर्चा की है। लेखक के अनुसार दस्तावेज रचना का कच्चा माल है। इनके कहने का अर्थ है कि जो आपकी रचना है और दस्तावेज है उनमें एक संबंध है। कैसे संबंध है? तो जो भी रचना है आप उसे दस्तावेज पर ही कीजिएगा। जैसे अगर आपको किसी चीज के बारे में कविता लिखना है तो आप किसी पृष्ठ पर लिखेगा तो वो आपका दस्तावेज हो गया। तो जो दस्तावेज है वह रचना का ही कच्चा माल है। अगर रचना, देखिए इसमें कहा जाता है कि जो रचना है वो आपके साथ आगे जाता है लेकिन दस्तावेज नहीं जाता है, क्योंकि जो रचना है आपका जो गुण है वही आगे जाएगा, वो दस्तावेज आपको आगे नहीं ले जाएगा। लेकिन अगर दस्तावेज नहीं रहेगा तो आप अपनी रचनाओं को दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से दोनों में पारस्परिक संबंध है। उसके बाद 11 डायरी में लेखक ने मन में पैदा होने वाले डर का वर्णन किया है। लेखक अपने को भीतर से डरा हुआ व्यक्ति मानता है। मन का हार तनाव पैदा करता है, संशय पैदा करता है। किसकी प्रतीक्षा की घड़ी बीत जाने पर मन में डर पैदा होता है। और डर कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पर वर्णन करते हैं कि डर कई प्रकार के होते हैं। मनुष्य जैसे जैसे जीवन रूपी समस्याओं से घिरता जाता है उसके मन में डर की मात्रा बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर 11वीं डायरी में यही कहा गया है कि लेखक के मन में जो है ना डर है। ये प्रश्न भी है कि लेखक के मन में किस चीज़ का डर है। तो लेखक के मन में जो है एक डर बना हुआ है कि जिस प्रकार से हमें जो है ना एक बीमारी लग चुकी है, टीबी रोग, वह किसी अन्य व्यक्ति को ना हो जाए। अगर हो जाते हैं तो उसको हम किस तरह से अस्पताल ले जाएंगे, कौन से अस्पताल ले जाएंगे, किस तरह से उसका देखभाल करेंगे, उसे यह जो है ना डर बना रहता है किसी को ऐसी खतरनाक बीमारी ना हो। तो इन्हीं का उनको डर बना रहता है। उसके बाद अंतिम डायरी में लेखक ने जीवन में तनाव के प्रभाव का वर्णन किया है कि जो जीवन में टेंशन होते हैं उसके क्या प्रभाव हैं, उन्हीं का वर्णन यहाँ पर लेखक करते हैं अंतिम डायरी में। इस पर जो है मनुष्य जीवन में संघर्षों का सामना करते समय तनाव से भरा रहता है। जितने भी संघर्ष आते हैं, स्ट्रगल रहते हैं, वह तनाव से भरा रहता है उस समय। इस प्रकार प्रस्तुत डायरी के अंश में मल्लिज ने अपने दैनिक जीवन के संघर्ष एवं दुखों की ओर इशारा करते हुए मानव जीवन में पाई जाने वाली सहज समस्याओं का चित्रण बड़े ही कुशलता से किया है। एक व्यक्ति को कितना खुला, ईमानदार और विचारशील होना चाहिए, इस भाव का सहज चित्रण लेखक ने अपनी डायरी में प्रस्तुत किया है। व्यक्ति के क्या दायित्व हैं और अपने दायित्वों के प्रति कैसा लगाव होनी चाहिए, ये सभी जो भाव है यह प्रस्तुत डायरी में उन्होंने अच्छे तरीके से चित्रित किया है। तो इस तरह से जो है ना आपका पूरा डायरी समाप्त होता है। आशा है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।